Hey guys, welcome to our YouTube channel. To download and view the notes which are being used in the lecture, download our mobile app on Play Store and App Store right now. The link is mentioned in the description. Also, do not forget to like, share, and subscribe these amazing videos so that we can offer you even more. For doubt support and added advantages, subscribe to our Telegram channel mentioned in the description right now. All the best. चलिए भाई, तो हम लोग अभी डिसाइड किए कौन सा चैप्टर अभी रिवाइज करेंगे हम लोग। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 विच इज बेसिकली इन शॉर्ट नोन एज एलपीजी। तो ये चैप्टर हम लोग शॉर्ट में जानते हैं एज एलपीजी। अब हम लोग स्टार्ट करें इसका रिवीजन। अच्छा, तो अब एकदम ठंडा दिमाग से समझना है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था 1991 में। इसके पहले इसका थोड़ा सा बैक आइडिया दे देते हैं। 1947 में आ गया इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में इंट्रोड्यूस हुआ था 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स यहां से स्टार्ट हुआ था, राइट। अब 1951 से लेकर 1990 तक 5 ईयर प्लान्स चला, तो 40 इयर्स तो बीत गया। अब ये 40 इयर्स तक है ना, 1990 माइनस 1950 अप्रोक्सीमेटली कर लो, 40 साल ही होता है। तो 40 इयर्स में 8 प्लान्स निकल गया। 5 साल का एक प्लान, तो 5 इंटू 8 प्लान्स, 40 इयर्स निकल गया ना। तो 8 प्लान करने के बाद गवर्नमेंट ये डिसाइड किया कि भैया हमसे ना हो पाई। मतलब गवर्नमेंट, पता चल गया गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। क्लैरिटी मिल रहा है। मतलब गवर्नमेंट इतना एफर्ट दिया 1947 से लेकर 1951 तक, फिर 1951 से लेकर 1990 तक कुछ नहीं हुआ। मतलब बेसिकली द ग्रोथ वाज नेग्लिजिबल, पॉवर्टी वाज मोर रैम्पेंट देन एवर, सारा कंपनीज डूब चुका था, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा था, सब कुछ लॉस में जा रहा था। तो ये सिचुएशन से निकलने के लिए गवर्नमेंट डिसाइड किया कि हम लोग एक नया पॉलिसी बनाते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। सो इन द ईयर 1991 they decided that we will just implement the concept of industrialization. NEP बैकएंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन ही था। बोल रहा था कि हम लोग फुल फ्लेजेड अब उतर जाएंगे मार्केट में और हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जो करना है करेंगे। मतलब गवर्नमेंट को अपने ऊपर से ही भरोसा उठ गया। बोला भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग से कुछ नहीं होगा, अब प्राइवेट वाला सेक्टर को पावर देना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम लोग किसी को परमिशन नहीं देंगे काम करने का, अगर हम लोग किसी को पावर नहीं देंगे काम करने का, तो फिर कैपिटलाइज होगा कैसे इकोनॉमी। वी ऑल नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक, मिक्स्ड। डेवलप्ड कंट्रीज ऑलवेज टेक अ कैपिटलिस्टिक अप्रोच। व्हाई? बिकॉज जितना फ्रीडम रहेगा, जितना चॉइस रहेगा, उतना ज्यादा इकोनॉमी खुद ग्रो करेगा। बिकॉज पीपल आर मेकिंग वट एवर दे वॉन्ट एंड एवरीबडी इज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड एवरीबडी इज स्टिल हैप्पी। एंड इन सोशलिस्टिक कंट्रीज सो दैट एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जैसे इंडिया का इनिशियल फेज में। अब इंडिपेंडेंस के पहले तो सोशलिज्म ही चालू था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही डिक्टेट करता था क्या करना है। इंडिपेंडेंस के बाद बोला मिक्स्ड, लेकिन फिर भी तो गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। गवर्नमेंट बोला हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। तो आप बोले वेरी गुड सर, मेरे को एक फैक्ट्री खोलना है, बोला लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो किस बात का फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है? आप तो मेरे को कुछ अलाउ ही नहीं कर रहे हो। सो गवर्नमेंट बोला सबको सारा काम अलाउ करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग अंडर एनईपी वाज टू अलाउ टू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक है, दिस इज नोन एज लिबरलाइजेशन। आराम से समझो। पहले आपको बोला मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, देखो दोगलापन देखो। आपको बोला हमारा कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आप बोले वेरी गुड, तो मेरे को बिजनेस करना है। बोला लेकिन लाइसेंस नहीं देंगे। बोला क्यों? बोलता है वो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड है। तो ऐसा बहुत सारा 24 के आसपास 27 था शुरू में रिजर्वेशन, 30s में था, फिर 20s में आया, फिर 15 में आया, फिर अभी जाके 4 है। मतलब अभी जाकर 2023 में ओनली 4 सेक्टर्स, 4 इंडस्ट्रीज आर रिजर्व्ड फॉर द गवर्नमेंट। न्यूक्लियर पावर, आर्म्स एम्यूनिशंस, रेलवेज, है कि नहीं? और एक तो है, भूल गया, डिफेंस, वही आर्म्स एम्यूनिशन। और एक है न्यूक्लियर पावर है, एटॉमिक एनर्जी है। तो ये सारा चीज, ये 4 चीज ही बस रिजर्व्ड है गवर्नमेंट के लिए। और बाकी जो भी है वो, बाकी जो भी है, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। आप लिटरली कोई भी बिजनेस कर सकते हो। दिस वॉज ऑल हैपनिंग थ्रू लिबरलाइजेशन। ये 1991 में हुआ। मतलब 1991 के पहले जो मन बिजनेस नहीं कर सकते थे। उसके बाद लोग बोला कि भैया गवर्नमेंट का जो कंपनीज है वो भी बर्बाद हो चुका है। गवर्नमेंट का अपना कंपनीज भी बर्बाद हो चुका है। मतलब ऑल द गवर्नमेंट कंपनीज वर गोइंग सिक, सब बीमार। मतलब बंद करो, लॉसेज हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोला अब इसको बेच दो। दिस लेड टू प्राइवेटाइजेशन। एंड द लास्ट वन वॉज, भैया अगर हम लोग आपस में ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम खेलते रहेंगे तो पैसा तो कभी ग्रो नहीं करेगा ना। सो वी नीड टू एक्सपोर्ट। जब तक हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडिया को जो एडवांटेज है
हम लोग को जो एडवांटेज ऑफ हैविंग सच गुड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसको जब तक हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो हम लोग अमीर कैसे बनेगा? इसलिए इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट वी हैड टू ग्लोबलाइज। तो थर्ड पॉइंट कम्स टू ग्लोबलाइजेशन। तो 3 पॉइंट आया एनईपी में मेजर। एक, लाइसेंस देना शुरू करो। दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर जो सिक है उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दो। फिर भी नहीं चलेगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट लेट प्राइवेट डू इट, लेट देम ट्राई। एंड बाकी बचा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, वो ग्लोबलाइजेशन। खत्म। तो एनईपी का हम लोग के पास जो एजेंडा है वो यहां पर मैंने आपको बता दिया, मतलब होता क्या है ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया। अब बाकी सर व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, ये सब भी हम लोग देखना शुरू करते हैं। सो एलिमेंट्स मिल गया एनईपी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन में क्या था? फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अब और आपको जो भी लाइसेंस मिल गया उसके बाद गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। इसके अंडर में कितना मेजर टॉपिक्स है सर? एक, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। खत्म। टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स यू हैव टू स्टडी। सब नोट्स बना हुआ होना चाहिए सबका कॉपी में। छोटा चैप्टर है ना, बोलने को लग रहा है, लेकिन ऐसे बहुत डेप्थ में। तो एक एक पॉइंट में कितना पॉइंट है? तो 5 डिफरेंट रिफॉर्म्स हुआ था। तो यहां पर 5 ऐसा हम लिख देते हैं हेडिंग में ताकि याद रहे। 5 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, मेजर 5 रिफॉर्म्स हुआ। पहला आएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। देख लेते क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में पहला क्या लिखा हुआ है? अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। व्हाट डज दिस मीन? कोई भी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए पहले लाइसेंस चाहिए होता था। फॉर एग्जांपल मेरे को पढ़ाना है, मैंने ये एग्जांपल दिया था लास्ट पर्टिकुलर टाइम पे। अगर मेरे को पढ़ाना है, इफ आई जस्ट वांट टू टीच, देन एडुकेशन इंडस्ट्री में घुसने के लिए तो कोई लाइसेंस नहीं होना चाहिए ना। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का एक दुकान खोलना है तो आपको मोबाइल इंडस्ट्री में घुसने के लिए तो कोई लाइसेंस नहीं चाहिए ना। खाली बस दुकान का लाइसेंस लो, काम शुरू करो। अगर मेरे को एक कोचिंग खोलना है तो मैं कोचिंग का लाइसेंस लूंगा, काम शुरू करूंगा। नहीं, आप एडुकेशन इंडस्ट्री में आ रहे हो तो उसका लाइसेंस लीजिए, कोई सेंस है? उसको एबॉलिश कर दिया गया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग गायब। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। देख लीजिए 17 से लेकर 3 पे आ गए। 3 लिखा है, बहुत बार 4 लिखा रहता है क्योंकि एटॉमिक के साथ न्यूक्लियर अलग अलग गिन लिया जाता है। तो ये एनसीईआरटी से एक बार मिला लेना, अगर एनसीईआरटी में 3 लिखा है तो 3 रहेगा। ठीक है, ये तुम लोग पे हम छोड़ दिया। अच्छा, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट, ये 3 को छोड़ के कोई भी और काम प्राइवेट कर सकता है। आप बोलेंगे मेरे को अपना रेलवे स्टार्ट करना है, नॉट अलाउड। आपको अपना एटॉमिक एनर्जी का रिसर्च कुछ स्टार्ट करना है, न्यूक्लियर एनर्जी का, नॉट अलाउड। आपको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस में डील करना है, नॉट अलाउड। ये 3 को छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइसेंस लगेगा, लेकिन ये 3 सिर्फ गवर्नमेंट डायरेक्टली कर सकता है, उसका लाइसेंस आपको कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, 3 तो पॉइंट रीड करो, हम थोड़ा खांस के आते हैं। चलिए भैया वापस आ गए। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। देखो, देने को तो हम 3 दिन 4 दिन छुट्टी दे दें, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, ऐसा बात नहीं है। देखो, प्रॉब्लम हो रहा है कि हमको थोड़ा सा भी ठीक लग रहा है हम क्लास ले रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। क्लास क्यों लिया जा रहा है? द ओनली रीजन वाई आई एम टेकिंग द क्लास इज बिकॉज अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा सिलेबस खत्म करने में, अगर हम लोग अभी नहीं किया तो, थोड़ा स्पीड अप नहीं किया तो। और कोई बात नहीं है, नहीं तो मैंने जो ये प्लान बनाया ना, ये खत्म ही नहीं होगा टाइम पे। ये जो मैंने जो प्लान बना के रखा हुआ है ये वाला, ये खत्म ही नहीं होगा। ये बहुत नापा हुआ प्लान है यार, बड़ा सोच समझ के इसको बनाया मैंने, ऐसा नहीं तुक्का मार दिए। तो अब इसमें दिन बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10 तारीख है। अभी 10 तारीख तक अगर पूरा चीज रिवाइज नहीं हुआ ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसमें सैटरडे संडे और हॉलीडे, बस ये हॉलीडे एक तो सरस्वती पूजा का दिन है जो मैंने छोड़ा है, और बाकी सैटरडे संडे करके टेस्ट लगाऊंगा मैं। समझ रहे हैं? तो बहुत लोग पूछ रहे हैं सर टेस्ट कब होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 4th और 5th को अकाउंट्स इको का टेस्ट होगा। ठीक है, और अकाउंट्स का टेस्ट जो रखेंगे ना वो सैटरडे को रखेंगे, इको का टेस्ट संडे को रखेंगे। ये समझ लो आप, इको का टेस्ट जो है वो हम लोग संडे को रखेंगे, और संडे को ही या मंडे मॉर्निंग को हम लोग बीएसटी का टेस्ट रखेंगे, लेकिन मंडे का इवनिंग का अकाउंट्स क्लास बर्बाद नहीं होने देंगे। ये समझ लो, क्योंकि क्लास है नहीं और टाइम हो रहा है, क्योंकि आप हो सकता है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपका शेड्यूल में आपको लग नहीं रहा कि अरे मेरा तो बहुत दिन है एग्जाम में, लेकिन और लोग हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में तुरंत एग्जाम है। इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी शेड्यूल है ना, तो किसी का तुरंत एग्जाम है, तो खाली एक का नहीं सोच सकते, सबका देखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो अब यहां आते हैं डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया? अब यहां पर समझो, सपोज इंडिया का जो पूरा मैप है अपने पास, मेरे को तो मैप भी बनाना नहीं आता इंडिया का, आई एम सो सॉरी, जो भी. तो अपने पास कुछ ना कुछ एरिया जो है, कुछ ना कुछ एरिया जो है वो गवर्नमेंट रिजर्व करके रखा था कि भैया यहां पर प्रोडक्शन गवर्नमेंट ही करेगा. तो इस तरीके का डी रिजर्वेशन हो गया, मतलब गवर्नमेंट स्टार्टेड टू सेल ऑफ द प्लॉट. आई थिंक लास्ट डे आई वाज टेलिंग यू गाइज अबाउट हाउ गवर्नमेंट डेवलप्स पूरा टाउनशिप, गवर्नमेंट अलाउज अस टू डेवलप पूरा पूरा टाउनशिप. अभी फॉर एग्जांपल, अभी तो कैलकाटा देखो तो बहुत छोटा है साइज में, लेकिन कैलकाटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है. भाई मुंबई दिल्ली सबके साथ यही हुआ था. अभी अगर कोई बोलेगा विच स्टेट इज द मोस्ट एडवांस्ड, तो हम लोग तो दिल्ली बोलता है. अलग बात है न्यूज कुछ और आता है वहां से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दिल्ली बहुत आगे है, मुंबई बहुत आगे है, कैलकाटा बहुत पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज. समझा? तो वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है वेस्ट बंगाल. महाराष्ट्र जितना बड़ा नहीं है, लेकिन सोचना भाई दार्जिलिंग तक जाता है. वेस्ट बंगाल इज ह्यूज. झारखंड और बिहार इतना ह्यूज था. द ओनली रीजन झारखंड एंड बिहार गॉट डिवाइडेड इन द ईयर 2000, 23 years ago ओनली. झारखंड इज अ न्यू स्टेट. बिहार इतना बड़ा हो गया था, वो एक मिनिस्टर संभाल ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल था, इम्प्रैक्टिकल था. इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिवाइड कर दिया बिटवीन टू स्टेट्स, ऑलमोस्ट इक्वल एरिया के साथ. समझा? तो अब झारखंड बन गया बिहार. कोई और डिस्क्रिमिनेशन कुछ है ही नहीं उसमें, और कोई रीजन ही नहीं था उसको अलग करने का, कि भाई इतना कंट्रोल कैसे करेंगे. ये हुआ मेन डिफरेंस. अब जो भी हो, तो यहां पर देखो कुछ इसी तरीके का होता है. गवर्नमेंट पहले जिद कर रहा था कि हम लोग यहां प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट खुद तो सिक हो गया, दूसरों को भी लाइसेंस नहीं दे रहा, तो जमीन पड़े पड़े खराब हो रहा है. तो गवर्नमेंट बोला सब डी रिजर्व, मतलब अब कोई भी प्लॉट खरीद सकता है, गिव अ गुड एनफ रीजन और एवरीथिंग इज फॉर सेल. समझ आ गया? अभी आपको कहीं पर भी प्लॉट खरीदना, आप खरीद सकते हो, अनटिल एंड अनलेस द गवर्नमेंट हैज गॉट रिजर्व फॉर देमसेल्व्स. आप गए रेलवे स्टेशन का बगल में, आपको मिल गया एक जमीन, आप गए गवर्नमेंट के पास, ये जमीन हमको चाहिए. अब गवर्नमेंट बोल दिया नहीं नहीं यहां पर तो रेलवे स्टेशन बनेगा, तब नहीं मिलेगा. लेकिन आप गवर्नमेंट बोला नहीं, यहां पर आप जो मन आप बिजनेस ओपन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट कर दो, खत्म. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव रिसेंटली बीन टू द हावड़ा स्टेशन, बट यू विल फाइंड ऑपोजिट टू हावड़ा स्टेशन देयर आर पार्किंग लॉट्स, प्राइवेट पार्किंग लॉट्स, गवर्नमेंट का नहीं है वो. तो आप चाहे तो आप स्टेशन के अंदर जा सकते हैं गाड़ी लेकर, जहां पर 250 रुपीज 300 रुपीज लगता है 1 घंटे का पार्किंग का, 2 घंटे का पार्किंग का. और अगर आप बाहर लगाते हैं ऑपोजिट में, तो 70 रुपीज लगता है पार्किंग का, ऑपोजिट, बस रोड क्रॉस करना है. तो मैक्सिमम लोग गाड़ी किधर लगाता है? ऑपोजिट में. तो वो जगह डी रिजर्व, पहले रिजर्व करके रखा था गवर्नमेंट, नहीं ये हमारा जगह है. बहुत साल तक मैंने तो कभी नहीं देखा था, ये लास्ट 5-6 ईयर्स से वहां पार्किंग शुरू हुआ है. अब वो डी रिजर्व हो गया, गवर्नमेंट बोला भाई तुम लोग को जो करना करो, बेच दिया प्राइवेट सेलर्स को. समझा? वो लोग उसको तुरंत बिजनेस बना लिया. बोला मॉल बना के भी फायदा नहीं है, हावड़ा स्टेशन का ऑपोजिट पार्किंग लॉट बना दो, गाड़ी पे गाड़ी आएगा, एकदम चल रहा है, फुल रहता है पूरा टाइम. क्योंकि अंदर तो कंपटीशन किसके साथ कर रहा है? गवर्नमेंट के साथ. और गवर्नमेंट भी खुश है कि भैया सस्ता ऑप्शन भी मिल गया लोगों को. समझा? एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. सर तो अंदर कोई जाता है? अरे अंदर भी फुल रहता है, बाहर भी फुल रहता है. हावड़ा स्टेशन के अंदर जाओगे वहां पर भी पूरा भीड़ है, लेकिन जो भी हो, मतलब डिफरेंट रीजंस होता है. अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. यहां पर मतलब क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी था अपना, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुआ अंडर लिबरलाइजेशन, उसमें जैसे अभी मतलब आप मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हो उसको लेकर भी एक चक्कर होता था. अभी जैसे सैनिटाइजर वाला लोग के पास एक अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल होल्ड करने का एक लिमिट है फैक्ट्री में. समझा? जब ये कोरोना वायरस का चक्कर हुआ ना, तब वो लोग बोला कि आप, मोदी जी बोल रहे हैं कि भैया आप सैनिटाइजर आराम से बनाओ, नो प्रॉब्लम. बोल रहे नो प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे ही इथाइल अल्कोहल को ऑर्डर करते हैं आप रोक लगा देते हो, बोलते हो कि भैया आपके पास इतना इतना टन से ज्यादा आपका कैपेसिटी नहीं होना चाहिए, यू कैन नॉट स्टोर इट लीगली. वो सिर्फ अल्कोहल वाला लोग को अलाउड है. समझ में आया? तो क्या हुआ फिर, गवर्नमेंट उन लोगों को अलाउ किया कि तुम लोग भाई अब 1.5x कैपेसिटी, 2x कैपेसिटी पे ऑपरेट करो. तो इस टाइप का बहुत अमेंडमेंट्स हुआ था 1991, सो दैट वी कैन परचेज इवन फॉर दोज पीरियड्स व्हेन वी आर ऑफ प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल, हम दिसंबर में माल खरीद रहे हैं, हम मई जून जुलाई तक का सामान खरीद लिए. पहले वो ऑप्शन ही नहीं था, बोलता था नहीं रॉ मटेरियल इतना खरीदना अलाउड नहीं है, स्टोर नहीं कर सकते, लॉ के अगेंस्ट है. अब ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिबरेट कर दिया गया. नेक्स्ट, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स. देखो कंज्यूमर गुड्स कौन इंपोर्ट करेगा? वो तो हम लोग इंपोर्ट करेगा, हाउस होल्ड. तो फर्म्स को क्या चाहिए? अच्छा अच्छा मशीन चाहिए.
तो जब भी हम लोग इंपोर्ट करने जाता था बाहर से मशीन, गवर्नमेंट बोलता था नहीं नहीं, इससे हम लोग का देश का जीडीपी कम हो जाएगा, द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री विल फॉल, तो आप इतना महंगा मशीन मत मंगाओ। समझा, बाहर का कॉपी नहीं, अपना बनाओ। अब अपना तो भाई खोपड़ी नहीं काम कर रहा है यहां पर। तो 1991 में ये सब लिबरेट कर दिया गया कि आप जापान से, चाइना से, अमेरिका से, जहां से आपको जो मशीन कंप्यूटर चाहिए आप मंगा लो। एंड हम लोग का जो एडवेंट हुआ था ना कंप्यूटर सेक्टर का, डिपार्टमेंट का, ये 1990s में ही हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट जब एनईपी लाया था तभी वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट सब एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ था। समझा, तो एकदम करेक्ट टाइमिंग था ये करने का, क्योंकि टेक्नोलॉजी एकदम बूस्ट पे था। नहीं करता ना उस टाइम तो शायद अभी भी हम लोग और 20-30 साल पीछे हो गए होते वर्ल्ड से, मिनिमम 30 इयर्स लैग कर रहे होते हम लोग और। समझा। अच्छा नेक्स्ट देखो, फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म यहां पर क्या हो गया भाई, ये बैंकिंग सेक्टर से डील करेगा। तो फिनेंशियल सेक्टर में पहला क्या मिल रहा है, ये तीनों को क्या बोला, सब्सटैंशियल चेंजेस। अच्छा एग्जाम में मैंने आपको पढ़ाया है रिवाइज कराते टाइम कि ये तीनों पॉइंट अगर आता है एग्जाम में, प्लीज इसका डिटेल में मत जाइएगा, है ना। ये इसका डिटेल दिया नहीं है, अलग बुक में अलग अलग डिटेल है, आप बस ऐसे लिख देना। जो देखो हुआ क्या था, हम लोग का जो बैंक था ना, जैसे डिटेल में अगर कोई पूछे तो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग ये सारा चीज जो है नेशनलाइज होना शुरू हो गया था। मतलब नेशनलाइजेशन का मतलब हो गया बैंक्स बेसिकली विल ऑपरेट इन द एंटायर कंट्री एंड एट अ एक्स्ट्रा स्ट्रेच थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑल्सो। तो दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नेशनलाइजेशन आया था। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हैड टेकन अप इट्स स्पेस, T+5 days, T+3 days बना, है ना। पेपर वर्क कम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डेवलप हो गया, जहां पर करेंसी एक्सचेंज बिकेम वेरी इजी। बना के लिख सकते हो ठीक है, नहीं तो तीनों नाम लिखना, लिख देना सब्सटैंशियल चेंजेस लाइक इंप्रूवमेंट इन स्पीड, एक्यूरेसी, कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन, लिख के छोड़ देना, जितना मार्क्स मिलना है मिल जाएगा। चलिए, और नेक्स्ट आते हैं हम लोग टैक्स रिफॉर्म में, ठीक है। अच्छा, फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में डीमोनेटाइजेशन का एक पॉइंट ऐड किया हुआ है, ठीक है। स्टार मार्क देके मैंने लिखा हुआ था, आप लोग का बुक में कहीं पे लिखा हुआ था, लेकिन मेरा कहना है एनईपी कहां लिखा है 1991, और डीमोनेटाइजेशन कब हुआ भाई, तो बहुत दूर है। टू लिंक डीमोनेटाइजेशन विद दैट इज समथिंग विच इज वियर्ड, राइट। उसके बाद कितना कुछ हो गया भाई, कंपनीज एक्ट भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, तो उसके बाद जाके डीमोनेटाइजेशन आया। गवर्नमेंट कितना बार चेंज हो गया, डिपेंड करता है। अब देखो, हम तो नहीं रेकमेंड करता डीमोनेटाइजेशन को फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में डालो, डाल भी सकते हो, है ना। अब एग्जाम में बोल रहा है तो डाल दो, बट सेंस नहीं है। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आता है टैक्स रिफॉर्म, बहुत इजी है। अच्छा, एडवेंट ऑफ जीएसटी आप डाल सकते हो। सर ये कैसे हुआ, जीएसटी का बिल ये 2002-3 से घूम रहा है। द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी इज रोमिंग अराउंड इन द पार्लियामेंट सिंस द अर्ली 2000s। पास हुआ रिसेंटली 2017 में, 16 में पास हुआ, 17 से लगा दिया गया। तो 16 ईयर्स तक, 15-16 ईयर्स तक तो ये पार्लियामेंट में बस घूमा, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय कांग्रेस, और फाइनली बीजेपी का एडवेंट में जीएसटी अप्रूव हुआ। तो मोदी जी फुल क्रेडिट ले गए जीएसटी का। लेकिन एक्चुअली जो पॉलिसीज के ऊपर जो ब्रेन्स होता है पॉलिटिशियंस का नहीं होता। हम लोग, बहुत लोग को लगता है डीमोनेटाइजेशन, अरे मोदी जी, अरे यार डीमोनेटाइजेशन होगा कब होगा, कैसे होगा, ये सब बहुत बुद्धिमान इकोनॉमिस्ट लोग डिसाइड करता है। और ये लोग रेकमेंड करता है प्राइम मिनिस्टर को कि ये कर सकते हैं क्या, मतलब ये अभी हम लोग करेंगे, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, शुड वी डू इट। उसका अप्रूवल बस एक साइन होता है, समझा। इट वॉज द राइट टाइम। तो जीएसटी का बिल आपको क्या लगता है लॉ बनाएगा बैठ के, हम लोग जो लॉ पढ़ता है, कंपनीज एक्ट पढ़ता है, ये क्या पॉलिटिशियन लोग बना, पॉलिटिशियन लोग खुद चौथी फेल, उन लोग को लॉ पढ़ने भी नहीं आता है। 15-20 से जीएसटी का फुल फॉर्म पूछो नहीं बता पाएगा, और वो लोग जीएसटी का बिल अप्रूव के लिए लड़ाई कर रहा है। वो पब्लिसिटी है सिर्फ। लेकिन जीएसटी का जो एक्ट लिखा है वो एक्चुअली बहुत बुद्धिमान लोग है, और उन लोग का नाम कभी डिस्क्लोज नहीं होता, कभी डिस्क्लोज नहीं होता, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जाएगा ना लोगों को। तो जीएसटी कोई नहीं बताता, लेकिन बहुत बहुत ये जो जज, जो बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज, ये लोग सब काम करता है ये सब लॉ पे।
समझा? और लास्ट में एक बिल बनता है और वो अप्रूवल के लिए जाता है पार्लियामेंट में उसको लेके डिबेट होता है, फाइनली उसको प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सब मिनिस्टर का प्राइम कौन? प्राइम मिनिस्टर। हम लोग का स्टेट में जितना एमएलए सबके ऊपर कौन? मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। ऐसे काम करता है। तो ऐसा समझो जीएसटी टैक्स रिफॉर्म में आ सकता है, इसको आप डाल सकते हो, लेकिन डीमोनेटाइजेशन तो थोड़ा दूर का है। आइदर वे डीटी आईडीटी दोनों का कॉम्प्लेक्सिटी का जो टैक्स रूल्स था, जो कॉम्प्लेक्सिटी था उसको कम कर दिया गया और इजी बना दिया गया सबके लिए। खत्म, इतना लिख के छोड़ देना। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। अभी तक लिबरलाइजेशन ही पढ़ रहे, लिबरलाइजेशन ही सबसे डिटेल्ड है, प्राइवेटाइजेशन में ज्यादा नहीं है, 2 डेफिनेशन है, और ग्लोबलाइजेशन तो पानी है। सीधा आ जाओ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में, रीड करो तो क्या लिखा हुआ है अपना अपना नोट्स में या मेरा स्क्रीन पे। जल्दी, नोट्स क्यों नहीं निकाल के रखे हो यार, जल्दी करो तो। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में स्टार मार्क क्यों दिया मैंने? ऐसी हवा में दे दिया क्या? सर रिफॉर्म से फाइनेंशियल सेक्टर वाला क्वेश्चन आया था लोग, उसमें तुम लोग वो लिखा क्या, डिमोनेटाइजेशन वाला पार्ट? छोड़ दिया, नॉन किया मार्क्स कटा? और किया और बड़ा ऑप्शन। अच्छा और वाला ऑप्शन करके आ गया, मतलब आया था ना, लेकिन वो है कितना मार्क्स के लिए आया था? ट्रेड पॉलिसी व्हाट वाज द मार्क्स? 3? 4। 4 मार्क्स के लिए पूछा? ठीक है भाई। आदित्य लिखा है सर ड्रिंक रेडबुल एनर्जी आ जाएगा। गजब हाल है यार। हाँ हाँ, ताकि कल हम कोमा में मिले। आई एंड संबुद आर कनेक्टिंग ऑन अ हाइपर एक्टिव लेवल। हाँ भाई ठीक है। और तुम तो भाई वही मीम भेज देगा मीम ग्रुप में टॉम एंड जेरी वाला, टॉम चढ़ के जा रहा है ऊपर। भेज तो भाई, बाकी लोग को पता भी नहीं तुम क्या भेजा था। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, चलिए बहुत इजी है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। कल से कितना बेटर है मेरा गला, हम तुम लोगों को बता नहीं सकता है। बाप रे बाप, तपस्या करनी पड़ रही है, गार्गल करो, लौंग खाओ, इलायची खाओ, पता नहीं क्या क्या पिला दिया गया है हमें। माय गॉड, डिटॉक्स थेरेपी हो रहा है मेरा गला का। चलो थोड़ा और सुरीला आवाज हो जाए, अरिजीत सिंह को कंपटीशन दे दें हम। चलो ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या है, पहला लिखा है क्या, देख लो बहुत सिंपल है ये। 1991 में बोल रहा था डेलिबरेट डिवैल्यूएशन वाज डन। इसका नाम क्या होता है? ये तो याद है, डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन, फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसमें एक पढ़े थे डेप्रिसिएशन, एक डिवैल्यूएशन। अगर जानबूझ के अपना रुपीस का वैल्यू कम कर दो, जानबूझ के कम कर देंगे, तो उसको हम लोग डिवैल्यूएशन बोलेंगे। तो डिवैल्यू कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई जानबूझ के डिवैल्यू किया 1991 में। क्यों किया? टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, सो टू मेक इट लुक, जैसे होता है ना एक, अरे ऑफर लगा दो, जैसे आज हम देख रहा था डोमिनोज में फ्लैट 50% ऑफ है, स्विगी पे है, देख लो, कैलकाटा वालों देख लो, बाहर का नहीं पता मेरे को, स्विगी पे मिल रहा है। कोई भी पिज्जा मंगाओ फ्लैट 50 ऑफ, 50 का पिज्जा 25 में, ऐसा ही कुछ है। तो तुम लोग अगर देखेगा अभी तो रुपी बिकेम चीपर इन टर्म्स ऑफ डॉलर। व्हाई इज दिस डन? समटाइम्स दे जस्ट फील लाइक हमारा सेल नहीं हो रहा, या लोगों को पता कैसे चलेगा कि इंडिया इज नाउ एक्सपोर्टिंग। तुम एलपीजी में कर रहे हो अपना काम और ग्लोबलाइजेशन तुम करना चाह रहे हो, और तुम बोल रहे हो लोगों को लिबर्टी है, जाओ एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो। वो बेचारा एक्सपोर्ट कैसे करेगा अगर कोई ऑर्डर ही प्लेस नहीं कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तुम्हारा दुकान खुल गया, बोलता है भैया इसमें लेज का चिप्स रख लो, पक्का बिकेगा पक्का बिकेगा, आप खरीद लिए। कोई कस्टमर ही नहीं बोलता, इसका तो नाम ही नहीं सुने हम लोग, लेज क्या होता है ना। तो इसीलिए लेज पहले क्या करता है, पहले एडवर्टाइज करता है जम के। जब कस्टमर खुद आके पूछने लगता है भैया आपके पास ब्लू वाला लेज है क्या, भैया आपके पास पिंक वाला लेज है क्या, रेड वाला लेज है क्या, तो बोलता भैया, नेक्स्ट टाइम जब आता है आदमी तो बोलता भाई तुम अपना 50 पैकेट ना मेरा दुकान में रख दो। वाई? बिकॉज द कस्टमर वॉज लुकिंग फॉर इट। हो गया। ये करने के लिए यू हैव टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव बाय एडवर्टाइजिंग और बाय डूइंग समथिंग वेरी बिग, सम काइंड ऑफ अ स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट। दिस वाज द पब्लिसिटी स्टंट। तो गवर्नमेंट क्या किया, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नेशनल इंटरनेशनली। अरे भाई बड़ा चीज है ना, तुम जानबूझ के अपना रुपीस का वैल्यू कम कर दे रहे हो,
पूरा वर्ल्ड तुम्हारा मतलब सस्ता समझ रहा है तुमको। तो बहुत कम टाइम के लिए ही सही, लेकिन एटलीस्ट रिलेशनशिप तो डेवलप हो गया ना हमारा कंट्री के साथ। एक बार ऑर्डर प्लेस तो हुआ, उसके बाद रिपीट ऑर्डर बाद में देखा जाएगा। तो गवर्नमेंट ये हम लोग को हेल्प किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ये तो बहुत इजी पॉइंट है, इसमें मैंने बहुत बार बताया है। टैरिफ, कोटा, ये दो अलग अलग चीज होता है। गवर्नमेंट बेसिकली सब कुछ रिड्यूस कर दिया। अब देखो क्या क्या इसमें रिमूव हो गया। तो यहां पर बोल रहा है देयर वाज रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, रिमूवल। तीन चीज का रिमूवल हुआ और एक चीज का रिडक्शन हुआ। ये थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना। तीन चीज रिमूव, एक चीज रिड्यूस। क्या क्या रिमूव हुआ? जैसे अगर हम बोले कि मेरे को ये रिमोट है, अब ये रिमोट मेरे को 500 पीस इंपोर्ट करने का है, तो गवर्नमेंट बोल दिया पूरा इंडिया में खाली 400 पीसेज ही हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बाकी 300 पीसेस को इंपोर्ट कर लिया, आप सिर्फ 100 पीसेस इंपोर्ट कर सकते हो। मैंने बोला ये तो चीटिंग है, ये तो गलत बात है। गाड़ी को लेकर अभी भी इंपोर्ट को लेकर एक प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ कार्स दैट कैन बी इंपोर्टेड, इसको लेकर एक प्रॉब्लम है अभी भी इंडिया में। सो आप बोलोगे ना कि मेरे को एक ठो बहुत एक्सपेंसिव, सपोज मस्टैंग एक ठो गाड़ी बहुत अच्छा लगा बाहर का, बोला कि मेरे को ये वाला गाड़ी चाहिए। तो वो बोला कि सर ये गाड़ी बहुत महंगा है। बोला हाँ हाँ, पैसा कोई बात ही नहीं है भाई, हमारा तुम्हारा बहुत पैसा वाला है। बोला सही है सर, 2 करोड़ का गाड़ी है। बोला हाँ तुम मंगाओ ना, 2 करोड़ हम दे रहे तुमको। बोला लेकिन सर नेक्स्ट ईयर आएगा। बोला हाँ ठीक है, 2022 खत्म हो रहा है, 23 में मंगा दो। बोलता नहीं सर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आएगा। मैंने बोला क्यों? तो बोला कि इस अकाउंटिंग ईयर का जो कोटा था वो फुलफिल हो गया। मतलब इंडिया का कुछ एक है नंबर ऑफ कार्स, एक्सोटिक कार्स दैट कैन बी इंपोर्टेड, परफॉर्मेंस या सुपर कार्स, और उसके बाद यू हैव टू जस्ट ट्राई नेक्स्ट ईयर इवन इफ यू हैव द मनी एंड यू आर पेइंग द टैक्सेस। कुछ कुछ चीज पे है, फालतू चीज पे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ऐसे ट्रेड करने के लिए कोई चीज पे रिस्ट्रिक्शन नहीं। समझा? जैसे नंबर ऑफ इंजन्स, अभी मारुति सुजुकी है, अभी सुजुकी इंजन का सैंपल्स भेजता है मारुति को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो सपोज वो 1000 सैंपल्स भेज रहा है लमसम डिफरेंट फैक्ट्रीज में पहुंचाने के लिए, तो उसको इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा? मारुति गाड़ी बना दिया, अब बाहर भेजना, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है। इस पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव मतलब नंबर ऑफ पीसेस में नो प्रॉब्लम। ठीक है? ये हटा दिया गया था 1991 में। फालतू चीज पे तो है रिस्ट्रिक्शन, अभी भी होना भी चाहिए। नेक्स्ट है रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। ठीक है? एक होता है कोटा, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये कोटा है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब कोटा होता है। कोटा मतलब, अरे ये तो कॉलेज में तो अभी जाने वाले हो। कोटा होता है ना किसका? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब का कोटा होता है। कोटा का मतलब तो जानते हो कि भैया उनका सीट रिजर्व्ड है, परसेंटेज कितना भी हो इतना लोग को मिल जाएगा। कोटा एक अलग चीज होता है, कोटा नंबर होता है बस। और टैरिफ रेट का मतलब क्या होता है? टैक्स। तो टैक्स रिड्यूस हो गया, तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो टैक्स लगेगा सामान पे। तो वो टैक्स का रेट को थोड़ा कम कर दिया गया, थोड़ा रीजनेबल कर दिया गया। पहले अगर 100% टैक्स था या 70% टैक्स था, अब 30% 35% पे ले आया गया। बट हाँ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डिफरेंट टैक्स रेट्स है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग एंड रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक्सपोर्ट करते टाइम किसी भी टाइप का ड्यूटी गवर्नमेंट को पे नहीं करना है, मतलब इट बिकेम टोटली फ्री। एंड इंपोर्ट लाइसेंसिंग, सो इफ यू वांट टू बिकम एन इंपोर्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सिम कोड मिलता है। आप लोग थोड़ा रिसर्च करना अगर किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जाना है। मैं कर रहा था कुछ दिन पहले, तो एक्सिम कोड निकालना पड़ता है आप लोग को, एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड। तो अगर आपको एक्सिम कोड मिल रहा है ना, वो बहुत कम कॉस्ट में आपको एक्सिम कोड आजकल मिल जाता है। आपको पास कोई भी आइडिया, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंसिंग, ये मैंने इंपोर्ट खाली करना है, इसके लिए तो लाइसेंस भी नहीं चाहिए। अगर एक्सपोर्ट करना है तब तो लाइसेंस चाहिए। जैसे अगर आप amazon.uk में जाओ या amazon.com में जाओ और वहां से आप कुछ ऑर्डर करो अमेरिका से, अमेरिका वाला वेबसाइट से, इंडिया में शिपिंग चार्ज लेगा, डायरेक्ट भेज देगा। सामान आप अमेरिका से मंगा रहे हो, कोई इंपोर्टिंग लाइसेंस नहीं चाहिए आपको। डू यू अंडरस्टैंड? बट इफ यू आर सेलिंग समथिंग देयर, तब तो लाइसेंस चाहिए। मतलब दे हैव दैट लाइसेंस, आई डोंट नीड एनी लाइसेंस टू इंपोर्ट। टू बाय थिंग्स यू डोंट नीड अ लाइसेंस। 1991 के पहले वो भी चाहिए होता। अभी समझा? अभी जैसे यूट्यूब पेमेंट देता है बहुत कम, लेकिन अगर यूट्यूब से पेमेंट आता है, तो यूट्यूब से अगर कोई पेमेंट आया तो मेरे पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। मेरे पास अगर प्रॉपर लाइसेंस नहीं रहेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे से पूछेगा ये इनकम कैसे आ रहा है,
प्रूफ दिखाइए, तो हम बोलेगा भैया ऐसा 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 ऐसा, अच्छा ठीक है, क्लैरिफाई हो गया। इतना कम इनकम है ना यूट्यूब से, इनकम टैक्स हमको फोन भी नहीं करता। नेक्स्ट आ जाओ प्राइवेटाइजेशन पे। फाइनली प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक कन्वर्ट हो रहा है प्राइवेट में। व्हाट इज दिस टॉपिक, फटाफट चेक कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जल्दी देखो जल्दी देखो। ऑप्शन ऑफ सेलिंग। अच्छा देखो, प्राइवेटाइजेशन में दो ऑप्शन है। पहला लिखा है सेल द एंटायर गुड्स, गुड्स बोल रहे हैं, सेल द एंटायर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू प्राइवेट सेक्टर। इसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, डाइवेस्टमेंट भी बोलते हैं, दोनों चलता है। और अगर हम लोग प्राइवेट को पब्लिक के साथ मर्ज कर दे रहे तो मिक्स्ड एंटरप्राइज बनेगा। अगर प्राइवेट पब्लिक के साथ मर्ज होता है, इसका और एक नाम होता है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, ये मिक्स्ड को पीपीपी भी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये आई थिंक क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज में कहीं था। ठीक है, कोई एक चैप्टर में, मेरे को अभी पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा, बिजनेस स्टडीज में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऐसा कुछ में था। ठीक है, तो देख लेना एक बार। तो ऑप्शन ऑफ सेलिंग द एंटायर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने एक स्टील अथॉरिटी के लिए या स्टील बनाने का एक प्लांट ओपन किया, बोला कि टाटा स्टील तो है, टाटा स्टील तो बहुत पहले से है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि हम लोग एज अ गवर्नमेंट वी विल ऑल्सो गेट इन टू द स्टील बिजनेस, आयरन ओर बिजनेस। स्टार्ट किया अपना, लेकिन इतना खराब परफॉर्म किया, इतना गंदा लॉस हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। वो लोग बोला भाई एक काम करिए, कंपनी बेच दे। तो अब टाटा ही खरीद ले, कोई भी खरीद ले, बस 100% खरीद ले, दैट वुड बी डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट। और अगर वो बोलता है कि नहीं मिल के करेंगे, प्राइवेट भी रहेगा गवर्नमेंट भी रहेगा, दोनों रहेगा, तो ये हो जाएगा पीपीपी, मिक्स्ड एंटरप्राइज। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, प्रोसेस ऑफ सेलिंग द ओनरशिप ऑफ पीएसयू टू प्राइवेट सेक्टर, कंप्लीट। यही था प्राइवेटाइजेशन, और कुछ था नहीं। और फिर ग्लोबलाइजेशन है। चलो भाई, अच्छा ग्लोबलाइजेशन में क्या दिया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन में दिया हुआ है पहला पॉइंट लिखा हुआ है आउटसोर्सिंग। अब देखो इंडिया में क्या सबसे चीप है, अपने लोग ही तो सबसे सस्ते हैं, बाकी हमारे प्रोडक्ट्स तो सब महंगे है कि नहीं। कैलकुलेटर भी बहुत दामी है, तो कैलकुलेटर खरीदने जो 500 रुपया 600 रुपया कैलकुलेटर, तुम बोलेगा क्या 600 रुपया, मेरे को लगा 100 रुपया का आता है, ऐसा लगेगा फीलिंग, मेरे को तो ऐसा ही लगता था भाई। हम क्या कैसियो का कैलकुलेटर ऑर्डर करते 550 रुपये, क्या मतलब, इट्स फाइन दैट, ठीक है, मतलब you can buy it and then it lasts for a long time, but still 550 rupees. Then there's another made in India company with cheaper buttons which will give you at 250, but wrong answer देता है। There are calculators which give you wrong answers made in India। यही होता है कि भाई क्या करे आदमी। तो अब यहां पर समझते हैं हम लोग आउटसोर्सिंग। पहला क्या लिखा है, बीपीओ। इंडिया में लेबर बहुत चीप, तो हम लोग बोले हम लोग खुद को ही बेच देते हैं, कालीघाट 101। तो हम लोग बोले कि हम लोग खुद को ही बेच देते हैं। तो उन्होंने बोला हम लोग खुद को कैसे बेचेंगे बोलते हैं सपोज मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो मैंने बोला अब मैं यहां पर पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे का 5-10 हजार रुपया कमाऊंगा। अगर मैं फॉरेन में पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर बैठे बैठे 1 घंटा का इसी पर्टिकुलर टाइम का मैं 50,000 कमा सकता हूं। सोचो, ऐसा ही कुछ फीलिंग आता है जब एक नॉर्मल कंप्यूटर इंजीनियर जिसको सैलरी यहां पर मिलता है बीटेक करने के बाद 15,000 पर मंथ, वही अगर एक कंपनी में चला गया लाइक विप्रो या टाटा टेलीकम्युनिकेशन या फिर टिस्को, है ना, वहां पर चला गया और उसके बाद वो बोल रहा है कि, या टीसीएस टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, वहां गया, उसके बाद वो लोग बोलता है कि आपको सैलरी मिलेगा 15,000 पर मंथ। आप बोले हाँ सर एकदम बहुत बढ़िया लगा, पैसा तो आए घर में, साइंस वाला लोग है, गरीबी मर रहा है। तो बोला ठीक है, 15,000 पर मंथ स्टार्ट हुआ, सैलरी इनकम आने लगा। अब 15,000 पर मंथ आना जब शुरू हुआ, आपसे काम करा रहा है नॉर्मली, लेकिन वो जो काम आपसे करा रहा है ना, दैट इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम स्विट्जरलैंड, फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, एंड दे आर पेइंग फॉर दैट वर्क लेट्स से अराउंड 50 to 60,000 पर मंथ। आपको लग रहा है भाई क्या ऑफिस है, भाई क्या कॉफी मशीन है, भाई क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, भाई 1-2 तो लड़की भी है यहां पर, माय गॉड। लेकिन एक्चुअल में आपको बहुत कम पेमेंट मिल रहा है, मे बी 1/4, मे बी 1/10, हु नोज। तो आपके ऊपर जो मैनेजर है उसको 25,000 दे दिया, आप लोग का बड़ा अच्छा सा फंक्शनल फोरमैन बना हुआ है, सब काम ठीक से करो, समझ में आ गया। लेकिन एक्चुअल में सबका पे बहुत कम है, और सबसे ज्यादा कट कौन ले रहा है, दिस कंपनी। एंड दिस इज व्हाट इंडिया वांटेड। गवर्नमेंट को यही चाहिए था कि तुम एक काम करो, बाहर से ना कॉन्ट्रैक्ट ले लो काम करने का, बोल दो कि लेबर हमारा चीप है,
और ये तो कुछ भी नहीं है, जर्मनी जो 1.5 लाख 5 लाख 6 लाख या 25 लाख पर मंथ भेज भी रहा है, वो लोग को सस्ता लग रहा है। क्यों? वहां पर वो लोग को मे बी 40 लाख पे करना पड़ता, और वो यहां पर 25 लाख पे कर रहा है, और हम लोग अपने एम्प्लॉय को 5 लाख पे कर रहा है, 20 लाख अपना पॉकेट में डाल रहा है। दिस इज हाउ केपीओ एंड बीपीओ वर्क। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब दूसरा कंट्री का काम अपने कंट्री में आउटसोर्सिंग ले लो, अपने कंट्री में इनसोर्स करा रहे हो, लोग को बोला आपको नहीं करना है, हम लोग करेगा आपके लिए, आपको सस्ता पड़ेगा, अपने को भी सस्ता पड़ेगा, बल्क में काम करेंगे आपका, सब खुश। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब आपका बिजनेस का कोई एक काम मेरे को दे दो। समझ में आ गया? जैसे मैं बहुत सारा काम कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बहुत सारा काम है, तो बोला वीडियो एडिटिंग का काम मेरे को थोड़ा छोटा काम लग रहा है, या मेरा टाइम का वर्थ नहीं है, तो वो बोला हम लोग कर देगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको टाइम वेस्ट लग रहा है ना, हम लोग कर देगा। समझा? सैमसंग का कॉल सेंटर में कॉल करो, है मेरे को एक तो कंप्लेन है, मेरा फोन नहीं चल रहा, ये क्या सैमसंग फोन उठाता है? कभी नहीं। बीपीओ ये भी बिजनेस का एक पार्ट है, लेकिन टाइम नहीं है, फालतू सा चीज है, टाइम नहीं है, तो इसके लिए एक अलग कंपनी को दे दो कॉन्ट्रैक्ट, हो गया। नेक्स्ट है केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मैंने ये बता दिया आप लोग को, व्हेन यू परचेज अ वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट, सो there is a phone number you can call, tell them the model number, they will teach you how to do it. Kind of BPO but specifically meant for solving some problems. Complete. अच्छा, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें? ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये मैंने डिटेल में लिख दिया था। अगर फॉरेनर लोग आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 100% तक का इन्वेस्टमेंट अलाउड है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्शन ऑफ फॉरेन करेंसी टू आईएनआर एट मार्केट प्राइस। अब यहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि आप इंस्टेंटली कन्वर्ट कर सकते हो द फॉरेन करेंसी टू आईएनआर एंड वाइस वर्सा। तो पहले क्या होता था ना, कन्वर्शन में बहुत टाइम लगता था, सो अभी कम से कम अप टू अ सर्टेन लिमिट इंस्टेंट कन्वर्शन होता था, सो दैट इजीली ट्रेड कुड बी डन। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बनाते थे, तो इट्स नॉट लाइक इफ यू हैव अ टाई अप विद अस राइट नाउ, थिंग्स विल ब्रेक ऑफ आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि गवर्नमेंट अपना चीज को बहुत स्टेबल कर दिया था कि हम लोग अग्रीमेंट किया है दूसरा कंट्री का गवर्नमेंट के साथ, तो अभी जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो बहुत लंबा टाइम तक स्टैंड करेगा। इट इज नॉट लाइक आज सब कुछ हो रहा है और कल गवर्नमेंट बोल देगा नहीं नहीं अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आप लोग का पैसा डूब गया, इस टाइप का नहीं है। द ट्रेड पॉलिसीज वर वेरी लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिडक्शन इन टैरिफ, ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया। किस में डिस्कस हुआ? पिछले वाला पॉइंट में, है ना, वो ग्लोबल इसमें प्राइवेटाइजेशन में ही हो गया। और नेक्स्ट लिखा हुआ है विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, ये भी इजी है, कोटा, ये सब फालतू पॉइंट, चलो डन। अच्छा, अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज, भाई इसको एक बार बस रीड कर लो, अगर नहीं लिखा हुआ है नोट्स में तो प्लीज इसको ऐड कर लो। मतलब एलपीजी का गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट दिया हुआ है, तो दीज आर द गुड इफेक्ट्स। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, अच्छा इफेक्ट भी आ सकता है, खराब वाला इफेक्ट भी आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा एडवांटेजेस में मेरे को बस इतना ही बोलना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर एक दो आप लोग को याद रखना है, उसको मैं थोड़ा सा एक डॉट लगा देते हैं। वाइब्रेंट इकोनॉमी में ये वाला आपको स्टैट्स याद रखना पड़ेगा, 5.6% से 8.2% तक हम लोग का इंक्रीमेंट हुआ जीडीपी। और इंक्रीज इन फॉरेस्ट रिजर्व बहुत ड्रास्टिक था, $6 बिलियन से $579 बिलियन इन 2020, ह्यूज इंप्रूवमेंट। फिस्कल डेफिसिट अच्छा पॉइंट है, हो जाएगा। और उसके बाद और कुछ नहीं करना है, फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये आप लिख सकते हो एफडीआई एफआईआई दोनों को लेके, खत्म। 3-4 पॉइंट ये आप लोग को याद रखना है, बाकी आप मेरे ख्याल से बना के लिख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन याद रखना मार्क्स थोड़ा पॉइंट वाइज ही मिल रहा है, बस बता दिया आप लोग को, ज्यादा बना के लिखने पे पॉइंट नहीं मिल रहा। जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड होता है ना, झारखंड बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड होता है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप कुछ भी बना के लिख दो ना, मार्क्स मिल जाता है। मतलब लेकिन लिखना पड़ता है, लेकिन मार्क्स मिल जाता है, लाइक इवन इफ द पॉइंट इज नॉट दैट स्पेसिफिक, ऊपर से। आप लोग का केस में नहीं है, तो थोड़ा दुख लगता है, लेकिन आईएससी सीबीएसई क्या करे अब, इसीलिए तो बोर्ड भी अच्छा है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? बैड इफेक्ट, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, स्लो डाउन। इसमें अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर तो डाल ही देना कि भैया कितना भी हो जाए, एग्रीकल्चर तो प्राइमरी सेक्टर को तो बूस्ट ज्यादा किए नहीं, उल्टा हम लोग तो बोल रहे हैं प्राइमरी से नजर हटाओ, सेकेंडरी में जाओ, टर्शियरी में जाओ। यहां पर लिख सकते हो स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, वेरी
गुड पॉइंट दैट यू शुड नो ऑल्सो कि भैया हम लोग को बाहर का कल्चर ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड हम लोग खर्चा करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने ऊपर रादर देन स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस और इन्वेस्टिंग बैक। और यहाँ पर ये कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टिल परसिस्टेंट बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल्सो अपना जो टेक्नोलॉजी है बहुत आगे बढ़ रहा है, सो दैट इज लीडिंग टू, क्या नाम था उसका, अरे इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे ना, टेक्नोलॉजी अच्छा हो गया तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं, हम लोग को लगा था ज्यादा एम्प्लॉयड होगा, क्या नाम था उसका, Jobless growth. जॉबलेस ग्रोथ, एकदम करेक्ट, दिल जीत लिए तुम, अनएम्प्लॉयमेंट जॉबलेस ग्रोथ वाला पॉइंट यहां पर तुम लोग चिपका सकते हो। देखो यार बुक तो एक ही है ना, चैप्टर आगे पीछे है, तो बस पॉइंट आगे पीछे बन जाना है, बाकी तो ये सारा वर्ड्स ही तो हर चैप्टर में रिपीट है। फिस्कल पॉलिसी हो गया, ये 3 पॉइंट देख लेना। डिसइन्वेस्टमेंट नहीं ठीक है, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ ये भी ठीक ही पॉइंट है कि भैया ग्रोथ हुआ है तो अर्बन एरियाज में हुआ है, रूरल एरियाज में तो कुछ खास ग्रोथ अभी तक नहीं हुआ है, मतलब हुआ है लेकिन जो ग्रोथ वहां हुआ है वो आपको अभी भी रूरल वाइब ही देगा। आप अर्बन एरिया से जाओगे रूरल में जाकर ये नहीं बोलोगे कि ये अर्बन हो गया, वो आप जाके आपको लगेगा वो रूरल एरिया ही है कंपैरेटिवली। ठीक है, दिस वाज इट, दिस वाज चैप्टर नंबर 4 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक है।